हेलो जी, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हो। आज है 12 फरवरी 2022 और आज का डिस्कशन हम शुरू करते हैं आज के दिन के साथ। 12 फरवरी को क्या होता है? 12 फरवरी को अब्राहम लिंकन डे होता है। और अब्राहम लिंकन, आपको पता, अभी लोकतंत्र में हम रह रहे हैं और दुनिया सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत ही है। इसी लोकतंत्र में अब्राहम लिंकन का एक बहुत बड़ा नाम है पूरे विश्व में। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के बारे में कहा था, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। यानी कि लोकतंत्र का मतलब है ऐसी सरकार जो कि लोगों द्वारा बनाई गई है, लोगों के लिए है और लोगों की सरकार है। ठीक है, तो आपने याद रखना ही नहीं, अब्राहम लिंकन से जुड़ा हुआ दिन है 12 फरवरी, जो कि आज की डेट है। अब चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं आपको ये इतने अच्छे से समझाऊंगा कि आपको पूरी न्यूज़ मैप के साथ समझाऊंगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। विश्व व्यापार संगठन है जो जिसे कि हम WTO बोलते हैं। ये WTO विश्व में ये तय करता है कि कैसे व्यापार होगा और किस देश को क्या क्या कैसा व्यवहार करना है व्यापार को लेकर। सॉरी। जो ये विश्व व्यापार संगठन है, इसमें अभी यूरोपियन यूनियन ने एक याचिका दायर की है, एक केस दायर किया है। यूरोपियन यूनियन यूरोप के देशों का एक संघ है जिसमें कि अभी क्या है, इसमें अभी 27 देश हैं। ठीक है, इन 27 देशों के एक संगठन ने चीन पर बहुत से आरोप लगाए हैं विश्व व्यापार संगठन में। विश्व व्यापार संगठन में चीन चीन पर आरोप लगाते हुए बोला है कि चीन जो है उसने लिथुआनिया से जो मतलब कि आयात करता था उसको प्रतिबंधित कर दिया, यानी बंद कर दिया है। इसमें से जो लिथुआनिया से चीन मंगवाता था, शराब था, अंगूर थे, फट्टे खट्टे फल थे। शराब, अंगूर और खट्टे फल, यह सब चीज़ें ज़्यादा थी, और जो कि कहाँ से मंगवाता था? लिथुआनिया से। और चीन ने अभी इस सब को बंद कर दिया है। रीजन क्या है? रीजन इसका बताया जा रहा है, लिथुआनिया द्वारा थोड़ी देर पहले हांगकांग को एक अलग राज्य या अलग देश की घोषणा करना था। और मैं आपको बताता हूँ, देखो अभी समझा देता हूँ। ये है, देखो लिथुआनिया, ये रहा लिथुआनिया। ये यूरोप का देश है और यूरोपियन संघ का एक सदस्य भी है। तो यूरोपियन संघ इसका साथ दे रहा है विश्व व्यापार संगठन में। क्यों दे रहा है? क्योंकि देखो, ये है ताइवान। ताइवान जो है एक अपने आप को एक अलग राज्य मानता है, अलग देश मानता है, यानी कि एक अलग कंट्री मानता है। पर चीन ने इसके ऊपर यह कहकर कब्जा कर रखा है कि यूनाइटेड चीन, यानी कि एक चीन का यह हिस्सा है। जबकि ताइवान के लोग इसके ऊपर बहुत सारा विरोध कर चुके हैं और उन्होंने भी इसमें विश्व का साथ मांगा है कि हमें एक अलग देश का दर्जा दीजिए। और यही काम किया लिथुआनिया ने, उसने ताइवान को एक अलग देश का दर्जा दे दिया। इसी से खुंदक में आकर क्या किया है चीन ने ये बोला है कि अब वह लिथुआनिया से कोई व्यापार नहीं करेगा और लिथुआनिया से आने वाले आयात को बंद कर दिया है। तो आपने ये ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, इससे उसका खुद को चीन के वन बेल्ट वन रोड से अलग होना है। इससे क्या हुआ, साथ में उसने देखो हांगकांग को एक अलग कंट्री घोषित कर दिया, ये जो हांगकांग है लिथुआनिया ने। और जो ये चीन का है ना, ये वन बेल्ट वन रोड है, देखो मैंने पूरा डाल रखा है। वन बेल्ट वन रोड के जरिए वो क्या है कि पूरे विश्व से जुड़ना चाहता है चीन। इसके जरिए रसिया से मॉस्को, जो रसियाई राजधानी, इससे ग्रीस से जिबूती, केनिया, यानी पूरे यूरोप से, पूरे अफ्रीका से वो इससे जुड़ना चाहता है, जो कि चीन है, वन बेल्ट वन रोड के जरिए। लेकिन अभी लिथुआनिया ने इससे अलग कर लिया खुद को, ये मानकर कि चीन ने ज़बरदस्ती कब्जे में किया हुआ है हांगकांग को। उसने इस पर स्टेटमेंट भी दी और खुद से वन बेल्ट वन रोड से अलग भी कर लिया। इस करके चीन बहुत ज़्यादा बुखलाया हुआ है और उसने लिथुआनिया से क्या कर लिया है, जो शराब आती थी, खट्टे फल आते थे, उन सबको बंद कर दिया है। इसके बंद होने के कारण लिथुआनिया और यूरोपियन संघ ने विश्व व्यापार संगठन में केस दर्ज किया कि चीन अपने पर्सनल व्यक्तिगत मुद्दों के कारण जो विश्व व्यापार संगठन है उसके रूल को तोड़ रहा है। ये है पूरा मुद्दा, मैंने आपको समझा दिया है। थोड़ा लिथुआनिया के बारे जान लीजिए। लिथुआनिया यूरोप का ऐसा देश है जिसे बाल्टिक सी के किनारे पर है और इसे बाल्टिक कंट्री कहा जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। बाल्टिक सी में, यानी कि बाल्टिक देशों में 3 देश आते हैं, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। ये आपने याद रखना है। चौथा देश दे देंगे और कह देंगे इन 4 देशों में से कौन सा बाल्टिक राज्यों में नहीं है। तो बाल्टिक राज्यों में 3 देश हैं, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और चीन का जो वन बेल्ट वन रोड जो था, इसमें 17+1 कंट्री थी, लेकिन इसमें से लिथुआनिया अब अलग हो गया था। ठीक है, तो ये था पूरा मुद्दा।
अब चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पे। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ इस न्यूज़ के बारे में। इसरो ने क्या किया कि 14 फरवरी को देखो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। 14 फरवरी देखो, आपका ऐसा टारगेट होना चाहिए। 14 फरवरी कोई वैलेंटाइन डे मनाता है, लेकिन आपको अपनी सक्सेस का कोई टारगेट रखना चाहिए कि आप सक्सेस हो उसको। जो ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है 14 फरवरी को लॉन्च करेगा कौन? इसरो। इसरो कौन है? ये है जो इंडिया की स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, और जितने भी स्पेस मिशन होते हैं ये सब इसरो द्वारा ही लॉन्च किए जाते हैं। यह पृथ्वी की बेहतर इमेज देगी। जो ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ना, ये पृथ्वी के ऊपर रिसर्च करेगा। आपको नाम से ही लग रहा होगा, अर्थ ऑब्जर्वेशन यानी पृथ्वी की ऑब्जर्वेशन करेगा ये। और ये पता लगाएगा कहाँ पे अच्छे मिनरल्स हैं, किस किस तरह के जो मिनरल्स हैं वो कहाँ पर अच्छी अवस्था में पाए जाते हैं, उनको निकाला जा सकता है, उनका यूज़ किया जा सकता है। मानसून पे रिसर्च करेगा, तो इन सब चीज़ों पर, इंडिया के क्लाइमेट पे रिसर्च करेगा। तो ये सब चीज़ें इसके द्वारा की जाएंगी, और भी बेहतर जानकारी इसके बारे में हासिल की जाएगी। किसके बारे में? मदर अर्थ के बारे में। ठीक है। और ये आपने ध्यान रखना है, इसरो यह सैटेलाइट PSLV-C52 ये व्हीकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेंगे। इसरो ने फरवरी में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट किस व्हीकल से लॉन्च की? तो वो PSLV-C52 से लॉन्च करेगा इसरो। ठीक है। अब चलते हैं अगली न्यूज़ पे। आपको पता है मैं इस टॉपिक के बारे में आपका एक एक पॉइंट क्लियर करवा दूं, और ये मैं बताता हूँ इस पर किसी मोस्टली एग्जाम में इस पर ज़रूर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे, पर इसके कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल सब तरह के आज मैं आपके क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, जिसे कि समानता की मूर्त कहा गया है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तेलंगाना में किया जा रहा है। देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, समानता की मूर्त, यानी इन्होंने इक्वालिटी का चैप्टर पढ़ाया था समाज को। ये इनकी अभी एक मूर्ति बनाई जा रही है, स्टैचू बनाया जा रहा है तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। यह जो स्टैचू है किसको डेडिकेट है? श्री रामानुजाचार्य। तो ये नाम भी पूछ लेंगे छोटे मोटे या मिडिल एग्जाम में, तो मतलब C क्लास या B क्लास में तो डायरेक्ट पूछ लेंगे, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी किससे रिलेटेड है? श्री रामानुजाचार्य से। और क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि इनकी 1000वीं जयंती है अभी, इसलिए बनाया जा रहा है। हैदराबाद में बनाया जा रहा है, जो कि तेलंगाना की राजधानी है। तो स्टेट भी याद रखना है। और ये भी याद रखना है, इसे समानता के त्योहार के रूप में मनाया जा रहा है, यानी फेस्टिवल ऑफ इक्वालिटी के रूप में इसको मनाया जाएगा। रामानुजाचार्य ने वसुदेव कुटुंबकम को अपना आधार बनाया था, यानी जो इनके लेक्चर थे, जो ये भाषण देते थे, जो ये मतलब लोगों को समझाते थे, समाज में इक्वालिटी का जो लेक्चर देते थे, उसके लिए इन्होंने एक बात कही थी, वसुदेव कुटुंबकम, यानी पूरी पृथ्वी हम सब मानव जाति का एक घर है। तो याद रखना है। और सभी जातियों को एक समान माना था, यानी इक्वालिटी, तभी इनको इनकी स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बनाई गई है ना, यानी सभी कास्ट को बराबर का दर्जा दिया गया था। और जो निम्न जातियों के साथ उस समय पे भेदभाव हुआ था, और इससे इतना कट्टर भेदभाव था, इन्होंने साफ कहा था कि निम्न जातियों के लिए भी एजुकेशन यानी शिक्षा और मंदिर प्रवेश को प्राथमिकता दी जाए, यानी जो निम्न जातियां लो क्लास हैं उनको भी मंदिर में प्रवेश दिया जाए, साथ में उनको एजुकेशन दी जाए। ये श्री रामानुजाचार्य जी ने अपने लेक्चर में बहुत ज़्यादा बोला था। और जो ये स्टैचू है इसकी ऊंचाई है 216 फीट। ये ऊंचाई याद रखना बहुत ज़्यादा है, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी ज़्यादा है। तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की ऊंचाई है 216 फीट। ठीक है। अब आपने ध्यान में रखना है, आगे बताता हूँ। रामानुजाचार्य जो है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था, पेरम्बदूर में। तमिलनाडु में एक जगह है पेरम्बदूर, ये जगह भी याद रखनी, क्योंकि देखो इतना ज़्यादा चर्चा में है। देखो जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है ना, ये इतना ज़्यादा चर्चा में है, तो ये जगह भी याद रखनी। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तमिलनाडु पेरम्बदूर में हुआ था। और इन्होंने जब शिक्षा ग्रहण की थी, तो इनका नाम, शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब इनको एनलाइटमेंट मिल गया, तो इलाया पेरुमल पड़ा था, यानी जिसका मतलब होता है दीप्तिमान। जो इनका बचपन का नाम था वो लक्ष्मण था, लक्ष्मण था, जो भी आप बोलो, लक्ष्मण या लक्ष्मण। ये लक्ष्मण नाम बचपन का था, साहब पूछ लेंगे रामानुजाचार्य बचपन का नाम क्या था, तो वो था लक्ष्मण था। और बाद में शिक्षा प्राप्त होगी इनको, जब प्रकाश की प्राप्ति हुई, तो इनका नाम इलाया पेरुमल पड़ा। और जब इन्होंने ज्ञान बांटना शुरू किया, यानी कि ये साधु संत के रूप में लोगों के सामने आए, तब इनका नाम श्री रामानुजाचार्य हो गया।
इनके द्वारा 9 ग्रंथ लिखे गए जिन्हें नवरत्न बोला गया। साफ पूछ लेंगे नवरत्न किनको बोला गया, रामानुजाचार्य के द्वारा क्या थे, उनकी वाणियाँ थी, उनके उपदेश थे या उनके ग्रंथ थे, तो उनके 9 ग्रंथ थे जिनको नवरत्न बोला गया। इन्होंने वेदांत सूत्र पर भी भाष्य लिखा जिसका नाम था श्री भाष्य। और ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है, भगवत गीता पर इन्होंने, श्री रामानुजाचार्य ने गीता भाष्य लिखा था। ठीक है, ये देखिए ये हैं फिलोसफर हैं और संत हैं जिनके नाम पर मैंने स्पेशल फोटो भी डाली है ताकि आपको याद रहे। फिलोसफर संत रामानुजाचार्य, ये आर्टिकल आया है एक्सप्रेस में, यानी कि एक्सप्रेस टाइम्स में आया है, द हिंदू में आया है, मतलब हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो काफ़ी आपके मतलब हिस्ट्री के नज़रिए से भी और करंट के नज़रिए से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलोसफर संत रामानुजाचार्य और स्टैचू ऑफ इक्वालिटी इन हिज ऑनर, 1000वीं जयंती पर यह सब किया गया है। अब चलते हैं आगे। पावरथॉन है जो ये एक पहल शुरू की गई है किसके द्वारा, ये देखो मैंने मैं पिक इसलिए डालता हूँ ताकि आपको उसके साथ नॉलेज भी मिले और आपकी डीप मेमोरी में चला जाए, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छे से याद हो जाए। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा ये शुरू की गई है, पावरथॉन जिसका नाम है। तो याद रखना है इसके द्वारा क्या क्या किया गया है कि पावरथॉन का उद्देश्य है बिजली का सही और ईमानदारी तरीके से वितरण करना। यानी कंपनियों को जो बिजली का ठेका दिया जाता है, एक तो उसका मतलब ईमानदारी से वितरण हो, उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हो, और एक बिजली की चोरी जो होती है, बिजली चोरी रोकी जाती है जो शहरों में या गाँव में, उसको रोकने के लिए ये पावरथॉन शुरू किया गया। और बिजली को साथ में बचाना है। बचाना कैसे है, मतलब कि बिजली की वेस्टेज नहीं करनी है। आपको पता है बिजली जो है हमारे देश को बाहरी देशों से, भूटान नेपाल से खरीदनी पड़ती है और इसके लिए हमें अच्छे दाम देने पड़ते हैं जो कि देश की अर्थव्यवस्था के खिलाफ जाता है। तो इसलिए बिजली को सेव करना भी है। तो ये पावरथॉन पहल मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा चलाई गई है बिजली सेविंग के लिए, इसकी चोरी को रोकने के लिए और कंपनी को जो ठेका दिया जाता है उसमें भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। आज की जो अगली न्यूज़ है ये भी वर्ल्ड से रिलेटेड है, साथ में मैंने मैप डाला है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये देखिए ये फोकलैंड आइलैंड है। ये जो फोकलैंड आइलैंड है ये दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना के एरिया में पड़ता है। यानी अर्जेंटीना के साइड में, जो हर देश का है ना समुद्री क्षेत्र होता है, उसका भूमि के क्षेत्र के साथ साथ समुद्री क्षेत्र पर भी हक होता है जो उसके आसपास का समुद्री क्षेत्र है। जैसे भारत का जो 200 नॉटिकल मील जो कि समुद्री क्षेत्र है उस पर भारत का हक है। इसी तरह अर्जेंटीना है जो फोकलैंड आइलैंड है, ये अर्जेंटीना के समुद्री क्षेत्र में पड़ता है। लेकिन इस पे क्या है कि ब्रिटेन का कब्जा है। ब्रिटेन के कब्जे का अर्जेंटीना बहुत समय से विरोध कर रहा था लेकिन उसके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा था। अब ये चर्चा में आ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। फोकलैंड द्वीप जो जो कि दक्षिण अमेरिका में है और अर्जेंटीना के क्षेत्र में है। इस पे क्या है कि पहले ब्रिटेन का कब्जा शुरू से, अब से नहीं, 250-300 सालों से आपको पता है ब्रिटेन ने बहुत लंबे समय वर्ल्ड पर राज किया, उसी समय से ये फोकलैंड आइलैंड ब्रिटेन के कब्जे में है। इस पर चीन ने अर्जेंटीना का समर्थन किया है। देख रहे हो आप चीन की मतलब जो ये हरकत उसने क्यों किया है, क्योंकि चीन के खिलाफ साथ दिया लिथुआनिया का ब्रिटेन ने। तो इस करके उसने बदले में ब्रिटेन को प्रेशर में लाने के लिए जो फोकलैंड आइलैंड है जो कि दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना के हिस्से का आइलैंड है और जिस पर अभी ब्रिटेन का कब्जा है 250-300 सालों से, और अर्जेंटीना इसका विरोध कर रहा है। तो चीन अभी अर्जेंटीना के खिलाफ खड़ा हो गया है ब्रिटेन को प्रेशर में लाने के लिए कि ये आपकी टेरिटरी है, इस पर आप अपना अधिकार लाइए और हम आपके साथ हैं। तो ये है पूरा मुद्दा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपने इसको ध्यान में रखना है। एक और जो है ना 15-20 दिन से ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में है। क्यों चर्चा में, इसको डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा सरकार है जो, हरियाणा सरकार द्वारा एक बिल लाया गया था एम्प्लॉयज़ ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020। यानी कि जो हरियाणा के लोकल निवासी हैं उनको हरियाणा में जॉब दी जाएगी। यानी कि पूरा बिल मैं भी बताता हूँ। इसके तहत यह प्रावधान है कि हरियाणा में काम करने वाली किसी भी प्राइवेट कंपनी में जिसमें 10 से ज़्यादा कर्मचारी हैं उसमें 75% हरियाणा के निवासी लेने होंगे जिनकी सैलरी 30,000 से कम है, और ऐसा ना करने पर कंपनी पर कानूनी कार्रवाई होगी। मैं बताता हूँ, बिल जो आया था अभी आया था, ये पास किया गया था 2020 में, पर लागू होना था ये अभी 2021 के लास्ट में और जनवरी 2022 में। ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है।
एम्प्लॉयज़ ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 हरियाणा क्यों चर्चा में है? अगर जैसे हरियाणा में बाहर की कोई भी कंपनी काम करने के लिए आती है, अपना यहाँ पे ऑफिस बनाती है और उस कंपनी में 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं और उनमें जो 30,000 के से कम की सैलरी वाले लोग होंगे, उसमें उस कंपनी को ये कंपलसरी होगा कि उस उन 75% कैंडिडेट को हरियाणवियों को रखे, यानी कि हरियाणा के निवासी उस कंपनी में काम करेंगे जो कि हरियाणा में एस्टेब्लिश होगी और जिसमें 10 से ज़्यादा कर्मचारी होंगे और इनकी तनख्वाह 30,000 से कम होगी। तो उसमें ये कंपलसरी होगा कंपनी के लिए कि 75% हरियाणा के लोकल निवासियों को ले, और अगर ऐसा वह नहीं करती है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। ये है पूरा बिल जो कि अभी चर्चा में, बहुत ज़्यादा चर्चा में। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान का जो भाग 3 है जिसमें कि फंडामेंटल राइट है, उस फंडामेंटल राइट में ये बोला गया है कि अनुच्छेद 16 में कि अवसर के समक्ष समानता होगी, यानी जो भी भारतीय होगा, जो उसको जो भी जॉब दी जाएगी उसमें इतनी क्वालिटी होगी कि जाति के, धर्म के, क्षेत्र के, नाम के, लिंग के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। पर इस जो ये एक्ट है, जो ये हरियाणा वाला एक्ट है, एम्प्लॉयज़ ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020, पर इसमें हरियाणा के निवासियों को प्रेफरेंस दी जा रही है, जो कि क्षेत्र के आधार पर असमानता बरती जा रही है। तो इस एक्ट को खारिज किया जाए, ये बोला जा रहा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। और ये मैं बता दूं, ऐसा बिल हरियाणा में ही नहीं आया है, ऐसा बिल पहले तेलंगाना ने पास कर दिया है, आंध्र प्रदेश ने भी पास किया है और राजस्थान ने भी पास किया। पर देखो अभी हरियाणा के मामले में क्या होता है। चलो पूरी न्यूज़ मैंने आपको बता दी। ये था आज का टोटल डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और मैं अपने टेलीग्राम का लिंक नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उस टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।